नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन आइए आपको सबसे पहले बताते हैं ये भारत की बात है में क्या है खास। आज हम आपको बताएंगे 2 अक्टूबर की देर रात आर्यन खान को क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप लगे कि आर्यन की गिरफ्तारी करोड़ों की उगाही के लिए की गई। 25 करोड़ रुपए मांगे गए, 18 करोड़ में डील फाइनल हुई और 50 लाख टोकन मनी भी दे दी गई। ये आरोप थे, लेकिन हकीकत क्या है इसका पता लगाने के लिए दो जांच हो रही है। एक जांच एनसीबी की विजिलेंस टीम कर रही है और दूसरी जांच मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस उन किरदारों से पूछताछ कर रही है जिन पर इस फिरौती का हिस्सा होने का आरोप है। जांच की आंच अब शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी तक पहुंच चुकी है। मुंबई पुलिस ने यह जानने के लिए पूजा को बाकायदा सम्मन भेजा कि क्या शाहरुख या पूजा की तरफ से आर्यन की रिहाई के लिए पैसे दिए गए। मुंबई पुलिस यह जानना चाहती है। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर शाहरुख की मैनेजर पर आरोप क्या है जो पूजा डडलानी को मुंबई पुलिस ने बुलावा भेजा है। साथ ही बताएंगे कैसे और क्यों शाहरुख खान एक सीक्रेट मीटिंग के लिए मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे। क्या थी वो सीक्रेट मीटिंग। साथ ही बात करेंगे नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की जंग से जुड़ी हुई जो अब कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई। ये भारत की बात है में आज हम आपको नवाब मलिक की पिक्चर का क्लाइमेक्स बताएंगे। इस पिक्चर की शुरुआत एनसीपी नेता नवाब मलिक ने की थी, लेकिन फिल्म का एंड आते आते नवाब मलिक ही आरोपों के फेर में फंसते जा रहे हैं। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े के खिलाफ हमलावर हैं। वो हर सुबह उठते हैं, समीर वानखेड़े पर इल्जामों का एक नया बम फोड़ते हैं। लेकिन अब समीर वानखेड़े के पिता से लेकर खुद समीर वानखेड़े तक नवाब मलिक के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए हैं या जाने की तैयारी में है। कोर्ट ने भी नवाब मलिक से इस मामले में जवाब देने की बात की है और आदेश सुनाया है। यानी कुल मिलाकर नवाब मलिक के आरोपों के बम अब फुलझड़ी बन सकते हैं। यह भारत की बात है में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे खुद नवाब मलिक अब आरोपों के जाल में नहीं बल्कि जंजाल में फंसते दिख रहे हैं। साथ ही बात होगी तीसरी बड़ी खबर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरप्राइज गिफ्ट की जो उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को दिया। आज देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है। वो आज अपना 94वां जन्मदिन बना रहे हैं। वैसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुरु यानी कि लालकृष्ण आडवाणी से मिलने हाथों में गुलदस्ता लेकर उनके दरवाजे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक शिष्य की तरह न सिर्फ आडवाणी जी का आशीर्वाद लिया बल्कि जन्मदिन के मौके पर उन्हें गुलदस्ता भी भेंट किया। परिवार की मौजूदगी में लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर केक भी काटा। तो गुरु और शिष्य के दिल को छू लेने वाले पलों की ये तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे। भारत की बात है में शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है। आपको बताएंगे शाहरुख खान मुंबई से दिल्ली आए, क्या कोई सीक्रेट मीटिंग थी, क्या थी ये सीक्रेट मीटिंग आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताने जा रहे हैं जांच की आंच कैसे आगे बढ़ते हुए शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी तक पहुंच गई है। सवाल यह है कि आखिर क्या है फिरौती का सच। मुंबई पुलिस इस बात की जांच कर रही है फिरौती ली गई या नहीं ली गई, आर्यन की रिहाई के लिए कोई डील हुई या नहीं हुई। लेकिन आपको दिखाने जा रहा हूं मैं सिर्फ 4 चेहरे। वो 4 चेहरे ये बता देंगे कि डील हुई थी करोड़ों की या नहीं हुई थी। कौन कौन से वो चेहरे हैं और इन चेहरों में शाहरुख खान की मैनेजर भी शामिल हो गई हैं कि सही और सटीक जवाब पूजा डडलानी ही दे सकती हैं। सबसे पहले देखिए पहला चेहरा नंबर 1, वसूली का गवाह प्रभाकर सैल। यही वो गवाह है जिसने कहा कि वसूली हुई। गोसावी का बॉडीगार्ड है प्रभाकर सैल। आगे के 2 चेहरे मैं आपको दिखाता हूं। ये है वो 2 चेहरे। आर्यन की रिहाई के लिए डील केपी गोसावी और सैम डिसूजा। रिहाई के लिए डील, करोड़ों की फिरौती पर बात की इन दोनों ने, ऐसा आरोप प्रभाकर ने लगाया। और यह है चौथा चेहरा
फिरौती की रकम दी गई या नहीं, पूजा डडलानी से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। 50 लाख का टोकन दिया या नहीं, पूजा डडलानी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि पूजा डडलानी है कौन। कई बार हमने पूजा डडलानी को आपको दिखाया। कोर्ट पहुंची पूजा डडलानी, देखिए यह है उनकी तस्वीर मास्क में जिन्हें आप देख रहे हैं, ये है पूजा डडलानी। जब आर्यन जिस दौरान जेल में थे उस दौरान सबसे ज्यादा जो चेहरा शाहरुख की तरफ से नजर आया वो था पूजा डडलानी का। एक और तस्वीर मैं दिखाता हूं परिवार के बहुत नजदीक, ये है पूजा डडलानी जो कोर्ट पहुंची। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सवाल ये, आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि पूजा डडलानी को आखिर मुंबई पुलिस ने बुलाया क्यों है, क्या वजह है पूजा डडलानी को समन करने के पीछे। तो देखिए आपके सामने पूजा डडलानी को बुलाने के पीछे कई वजह है। उनमें पहली वजह देखिए, रिहाई के लिए पूजा से संपर्क किया गया, यानी आर्यन को छोड़ा जाए या नहीं इसके लिए पूजा से संपर्क किया गया, ऐसा आरोप लगा। आर्यन के नाम पर वसूली की कोशिश हुई, उसके लिए पूजा से संपर्क किया गया। गोसावी और सैम ने संपर्क किया, यह आरोप लगे पूजा डडलानी से। वसूली की मोटी रकम मांगी गई पूजा डडलानी यानी शाहरुख की मैनेजर से, यह इल्जाम लगे। वसूली का टोकन देने का आरोप लगा कि टोकन के तौर पर कुछ पैसा दिया। गोसावी सैम से मिलने पहुंची पूजा डडलानी, ये इल्जाम लगे। और बाकायदा नीले रंग की, जी हां, नीले रंग की मर्सिडीज से पहुंची पूजा डडलानी। यह कहा गया क्या ये मर्सिडीज पूजा की थी, क्योंकि मुंबई पुलिस ने बाकायदा सीसीटीवी फुटेज निकाला है। उस सीसीटीवी फुटेज में एक नीले रंग की मर्सिडीज दिखाई दे रही है। एसआईटी ने पूजा को इसलिए समन भेजा है। अब एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है। पूजा डडलानी बताएंगी कि आखिर उनको फोन आया, कोई पैसे दिए गए या नहीं। एसआईटी ने शनिवार को पूजा डडलानी को बुलाया है। पूजा ने फिलहाल राहत मांगी है। पूजा ने कहा है वो नहीं आ सकती, खराब सेहत का हवाला दिया है पूजा डडलानी ने। आइए अब आपको बताता हूं कि पूजा डडलानी का आखिर आर्यन खान और उनके परिवार से क्या ताल्लुक है। उसके बाद आपको बताऊंगा कि मुंबई पुलिस ने क्या कहा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि आखिर पुलिस आगे क्या करेगी। दरअसल 2 अक्टूबर की देर रात कॉर्डेलिया क्रूज से शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स की पार्टी के आरोप में पकड़ा गया, जिसके बाद कुछ दिन तक आपको याद होगा आर्यन एनसीबी की कस्टडी में रहे। और जिस दिन आर्यन को ड्रग्स पार्टी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, उसी दिन से एक महिला अक्सर खान परिवार और एनसीबी के बीच की कड़ी बन गई। इस महिला का नाम है पूजा डडलानी। जी हां, आर्यन खान जिस वक्त एनसीबी की कस्टडी में थे, पूजा तब भी एनसीबी के दफ्तर के चक्कर लगा रही थी। आर्यन से पूछताछ के दौरान भी, उस वक्त भी मैं आपको बताऊं, लगातार एनसीबी ऑफिस के बाहर अक्सर देखी जाती रही। आपको बता दें कि पूजा डडलानी शाहरुख खान की मैनेजर है। उन्होंने 9 साल पहले, जल्दी से स्क्रीन चलाएंगे, 9 साल पहले यानी कि 2012 में शाहरुख खान को बतौर मैनेजर ज्वाइन किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा विज्ञापन से लेकर शाहरुख की फिल्मों तक का काम देखती हैं। वो शाहरुख की क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का काम भी संभालती हैं। पूजा डडलानी शाहरुख के परिवार की बेहद करीबी हैं। यहां तक कि जब आर्यन खान को ऑर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया, तब भी पूजा डडलानी लगातार आर्यन की रिहाई के लिए कोशिशें करती रही। जांच के दौरान जब एनसीबी की टीम आर्यन के जरूरी दस्तावेज और गैजेट्स लेने के लिए शाहरुख खान के बंगले पहुंची, तब भी पूजा डडलानी ने ही एनसीबी अधिकारियों से बातचीत की। एनसीबी ने पूजा डडलानी को एक नोटिस देकर आर्यन का सामान मुहैया कराने को कहा था, जिसके बाद पूजा डडलानी एनसीबी ऑफिस पहुंची और एनसीबी को आर्यन से जुड़े तमाम दस्तावेज और कागजात मुहैया पूजा डडलानी ने कराए थे। इस दौरान पूजा के हाथ में एक लिफाफा था जिसमें कथित तौर पर आर्यन के कागजात होने का दावा किया गया। सेशंस कोर्ट से लेकर मुंबई हाई कोर्ट तक जब आर्यन की पेशी और जमानत पर सुनवाई हो रही थी, उस वक्त भी पूजा डडलानी लगातार मौजूद थी। सुनवाई के दौरान पूजा डडलानी लगातार कोर्ट रूम में मौजूद रही और सेशंस कोर्ट में आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने पूजा डडलानी को खान परिवार का सदस्य बताया था। मानशिंदे ने बाकायदा कोर्ट में पूजा और आर्यन की मुलाकात की इजाजत मांगी थी। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर पूजा डडलानी है कौन। पूजा डडलानी नहीं पहुंची, उन्होंने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना क्या है, जो सोर्सेस से, टॉप सोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक मुंबई पुलिस एसआईटी पूजा को दरअसल पीड़ित मान रही है। पूजा डडलानी इस पूरे फिरौती के आरोप में पीड़ित है मुंबई पुलिस के लिए। पूजा पेश नहीं हुई तो कार्रवाई मुमकिन है। जो लीगल
कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, मुंबई पुलिस वो कर सकती है। एसआईटी इस मामले में कानूनी राय ले सकती है कि आखिर कैसे उन्हें बुलाया जाए पूछताछ के लिए। वसूली केस में एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। तो पूजा डडलानी के बारे में मैंने आपको बता दिया। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर कैसे इस मामले में एक और नाम सामने आ गया है। वो नाम है चंकी पांडे के भाई का, चिक्की का। उससे पहले आपको बताऊं कि बाकायदा एक एफिडेविट दिया गया कोर्ट के अंदर कि शाहरुख खान की मैनेजर इसमें शामिल नहीं, इस फिरौती में। जल्दी से आपको दिखाऊं, देखिए जरा वो एफिडेविट देखिए, कोर्ट में दिया गया। ये कहा गया कि शाहरुख और शाहरुख का परिवार या मैनेजर कोई भी किसी को फिरौती के बारे में कोई जानकारी नहीं। ये देखिए, वसूली के आरोप से कोई लेना देना नहीं, कोर्ट में ये कहा गया। उस दौरान सैल गोसावी से कोई संबंध नहीं, ये उस एफिडेविट में क्लियर किया गया। किसी गवाह से कोई संपर्क नहीं किया गया। एनसीबी पर कोई आरोप नहीं लगाए हैं। यानी शाहरुख खान, उनकी मैनेजर आर्यन खान ने साफ ये कर दिया एफिडेविट के जरिए कि उनका किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ। मेरे केस का राजनीति से कोई मतलब नहीं, यह बात भी कही गई। हमें इस विवाद से दूर रखा जाए, गवाहों पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, यह कहा इस हलफनामे में। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं कि एक और नई एंट्री हुई है इस पूरे फिरौती के मामले में। मुंबई पुलिस ने चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे को बुलाया। ये देखिए जरा, चंकी पांडे के भाई हैं, ये हैं चिक्की पांडे। इनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोचिए आखिर फिरौती में रोल इनका क्या हो सकता है। चंकी पांडे के बारे में आपको बताऊं, शाहरुख खान के करीबी हैं। चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे आर्यन खान की अच्छी दोस्त हैं। चिक्की पांडे का रोल क्या है जरा देखिए, ग्राफिक्स के जरिए मैं दिखा रहा हूं। चंकी पांडे के भाई को मुंबई पुलिस ने बुलावा भेजा। चंकी पांडे के भाई हैं चिक्की पांडे। चिक्की पांडे को एसआईटी ने समन भेजा है। वसूली के आरोपों में उन्हें बुलावा भेजा गया है। चिक्की ने समन का जवाब दिया है। चंकी पांडे के भाई ने कहा फिलहाल वो कोरोना पॉजिटिव है, अभी पेश नहीं हो सकते हैं। और पूजा का नंबर, यानी पूजा डडलानी, शाहरुख खान की मैनेजर का नंबर मुहैया कराने का आरोप चिक्की पांडे पर है। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं कि शाहरुख खान दरअसल मुंबई से दिल्ली आए, ऐसा कहा गया। वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि क्या शाहरुख खान किसी सीक्रेट मीटिंग के लिए गए। जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इस गाड़ी में शाहरुख खान बैठे हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं शुरू से तस्वीरें, ये देखिए, एक शख्स यहां खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है। एक छाता खोला जाता है, उस छाते की आड़ में वो शख्स इस गाड़ी में बैठता है। कहा जा रहा है ये शाहरुख खान है। शाहरुख खान मुंबई से दिल्ली आए, दिल्ली में मीटिंग की और उसके बाद दिल्ली से वापस गए। ये सीक्रेट मीटिंग क्या थी, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। एनसीबी ने आर्यन खान को समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, आपको याद होगा, लेकिन आर्यन एनसीबी के सामने पेश नहीं हुए। इसके लिए आर्यन ने बताया कि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन दूसरी तरफ आर्यन खान के पिता शाहरुख खान प्राइवेट प्लेन से शनिवार को दिल्ली पहुंचे और रविवार की दोपहर तक वापस मुंबई लौट गए। इस दौरान शाहरुख की टीम को मुंबई के कलीना एयरपोर्ट पर देखा गया। तस्वीरें देखिए जरा, ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को, सोशल मीडिया पर भी वायरल है। ये देखिए, एक शख्स वीडियो में काले रंग के कपड़े पहना एक शख्स किस तरह एक छाता मंगवाता है, उसके बाद काले कपड़ों में ही एक दूसरा शख्स उसे छाते के पीछे छिपाकर कार तक पहुंचाता है। इस तस्वीर को देखिए जरा, जिसकी छतरी के पीछे वाला शख्स सफेद रंग की क्रेटा कार में बैठ गया और कार निकल गई, वो आप देख पा रहे हैं। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए जरा कि कैसे एक शख्स छाते के पीछे छिपकर कार तक पहुंचता है और सफेद क्रेटा कार में बैठ जाता है। अब एक और दूसरी तस्वीर दिखाता हूं, यह बताने के लिए कि ये शाहरुख खान थे, इस क्रेटा गाड़ी में शाहरुख खान ही बैठे थे। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर की है, जहां एक सफेद रंग की क्रेटा गाड़ी मन्नत के अंदर जाते हुए दिखती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सफेद रंग की क्रेटा तेजी से मन्नत के गेट के अंदर घुस गई। इस दौरान कार को देख तेजी से न सिर्फ मन्नत का गेट खोला गया, बल्कि कुछ लोग कार के पीछे भागते हुए वीडियो बनाते भी दिखे। अब यह सवाल है कि आखिर सवाल यह कि शाहरुख खान गुपचुप तरीके से आखिर दिल्ली क्यों पहुंचे? क्या दिल्ली में किसी सीक्रेट बैठक में शाहरुख खान शामिल हुए? दिल्ली में शाहरुख आखिर किससे मुलाकात करने पहुंचे थे? लेकिन आपको बताऊं, एक दिन पहले जिस तरह से शाहरुख खान न सिर्फ मीडिया के कैमरों से बचे, बल्कि पूरी तरह छिपते दिखे। शाहरुख की मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा ऐसे वक्त में हुई जब एनसीबी की एसआईटी दिल्ली से मुंबई पहुंची है और एक बार फिर आर्यन खान केस की जांच शुरू कर दी है। ऐसे में शाहरुख खान
का इस तरह से दिल्ली जाना और मीडिया के कैमरों से बचना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि आर्यन की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान ने भले ही मीडिया से बातचीत ना की हो उसके बाद से, लेकिन वो मीडिया को देखकर कभी छिपे नहीं। आर्यन जब आर्थर रोड जेल में थे तब भी शाहरुख खान मीडिया के कैमरों के बीच बेटे से मिलने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद जब आर्यन को जमानत मिली तब भी शाहरुख की फोटो कुछ सामने आई थी, जिसमें शाहरुख खान के साथ आर्यन की पूरी लीगल टीम मौजूद थी। फोटो में शाहरुख खान के साथ वकील सतीश मान शिंदे भी नजर आ रहे थे। तो सवाल ये, शाहरुख खान आखिर दिल्ली क्यों आए थे? बहरहाल इस बीच एक और विजुअल आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं कि एनसीबी की टीम, एनसीबी विजिलेंस टीम भी फिरौती की जांच कर रही है और आज क्रूज पर पहुंची। वो क्रूज जिस क्रूज से गिरफ्तारी हुई थी, ये टीम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि एनसीबी की टीम आखिर क्या करने गई थी क्रूज पर, क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है क्रूज पर जाकर एनसीबी की टीम। फ्लोर के जरिए मैं दिखाऊंगा। कॉर्डिलिया क्रूज टर्मिनल पहुंची एनसीबी की टीम, खुद जो लीड कर रहे हैं ज्ञानेश्वर सिंह, वो उसमें शामिल थे। टीम की अगुवाई कर रहे थे ज्ञानेश्वर सिंह और टीम वहां पहुंची। टीम ने पूरे जहाज का दौरा किया, वहां क्या क्या हुआ था, क्योंकि ज्ञानेश्वर जांच कर रहे हैं आखिर क्या इस मामले में फिरौती ली गई। टर्मिनल पर मौजूद लोगों से बातचीत की जो लोग वहां मौजूद थे। इसके अलावा आर्यन गिरफ्तारी का सीन रिक्रिएट किया गया। ये सारी चीजें वहां पे हुई, लेकिन इन सबसे अलग दूसरी तरफ ड्रग्स को लेकर जो सियासी लड़ाई चल रही है नवाब मलिक और समीर वानखेड़े बीजेपी एनसीपी के बीच, वो अब कोर्ट तक पहुंच गई है। जी हां, कोर्ट पहुंच गई। नवाब और वानखेड़े की जंग आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा, कोर्ट में वानखेड़े के पिता पहुंचे हैं नवाब मलिक के खिलाफ। आज अदालत में क्या हुआ देखिए जरा, आपको दिखाने जा रहे हैं। यह मामला जैसे आरोपों की बारिश हो रही थी एक दूसरे की तरफ से, कोर्ट में देखिए क्या हुआ। समीर वानखेड़े के पिता बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे। बॉम्बे हाई कोर्ट में समीर वानखेड़े के पिता ने याचिका लगाई, नवाब मलिक पर मानहानि का दावा ठोक दिया है। समीर वानखेड़े के पिता ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की मानहानि का केस ठोका है और ज्ञानदेव की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई है। मलिक हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं, यह कहा है समीर वानखेड़े के पिता के वकील ने। वकील ने कहा सुबह समीर की साली को लेकर भी नवाब मलिक ने ट्वीट किया। कोर्ट में ये सारी चीजें हुई। वहां नवाब मलिक के वकील मौजूद थे। नवाब मलिक के वकील ने कहा मेरे मुवक्किल ने कोई हलफनामा नहीं दिया है। उन्होंने कहा मानहानि की याचिका पर हमें आपत्ति है। बेटे बेटी की शिकायत पर मानहानि का केस किया गया है और जवाब देने के लिए 2-3 दिन का समय चाहिए, कोर्ट से नवाब मलिक के वकील ने कहा। कोर्ट ने क्या कहा देखिए, कोर्ट ने कहा परिवार के खिलाफ दिए बयान पर यह मुकदमा है, यानी जो भी बातचीत नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ कही है, कल तक नवाब मलिक अपना जवाब पेश करें। कोर्ट ने कहा सीधे नवाब मलिक के वकील से। ट्विटर पर कोर्ट देखिए कितना सख्त है। कोर्ट ने कहा ट्विटर पर जवाब दे सकते हैं तो फिर यहां भी दे सकते हैं। और अब नवाब मलिक को जवाब देना होगा, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। जिस तरह से एक दूसरे पर कीचड़ उछाले जा रहे थे, यह तो होना ही था, मामला मानहानि तक पहुंचना ही था। देखिए जरा रिपोर्ट। आज आव्हान देतो त्या वानखेडेला की वर्षभराच्या आत तुझी नोकरी जाईल। ये लोग बहुत डेंजरस हैं और वो लोग क्या कर सकते हैं कुछ पता नहीं। डॉन है तो तू दिखा, आके तू इधर पहुंच के दिखा, तू कौन से कोर्ट में है ये बता, हम तेरे को पकड़ के दिखाएंगे, हम मारेंगे। और गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। जेल में डालने वाला आज जेल में जाने से डरने लगा। देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उससे स्वागत। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में, ये मेरा मोरल और स्ट्रांग होगा, मैं और अच्छे से काम करूँगा। माझी शुभेच्छा आणि सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहने वालों को चाहिए कि सच को आज क्या जांच होने दीजिए। ड्रग्स की लड़ाई आरोपों के कीचड़ से होते हुए मान सम्मान तक पहुंच चुकी है। आर्यन की गिरफ्तारी के साथ नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर आरोपों की बौछार कर दी। ये कह के भाग जाना कि मैं दुबई कभी नहीं गया, बहन दुबई गई थी। आप मालदीव में थे, ये जांच करे एनसीबी की विजिलेंस टीम की इसका खर्चा किस अकाउंट से किया गया।
दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। ये झूठी इन्फॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूं। ये उस चीज की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूं और झूठा आरोप है। नवाब मलिक जी को के दामाद को पकड़ा, इसके लिए आज एक्सटॉर्शन कर रहे हैं समीर वानखेड़े। स्पॉटलेस करियर है मेरे पति का, ना उनके ऊपर कभी करप्शन के चार्जेस लगे, ना उनके ऊपर कोई भी दाग लगा है आज तक। सिर्फ मेडल्स मिले उस आदमी को। अब हर सुबह नवाब के नए आरोप के साथ होती है और वानखेड़े और उनके परिवार के जवाब के साथ खत्म। लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का, घड़ी 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। मम्मी ने दी हुई वॉच है, 17 साल पुरानी, कोई कपड़े हैं। अब मतलब बचपन से वो ऐसे करता है कि वो 2 साल 3 साल में एक बार शॉपिंग करता है। अब कपड़े तक के आ गए। कल का तो आप ये नहीं पूछ लें कि आप अंदर क्या पहनते हो। आई मीन सीरियसली नवाब मलिक जी, आप बहुत ही गिर चुके हो। अगर आपको जो भी कहना है आप सीधा न्यायालय में, माननीय न्यायालय में जा सकते हैं। हमारे ऊपर, मेरे बेटे के, मेरे बेटी के, मेरे बहू के और मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे नवाब मलिक जी के आरोप झूठे हैं। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े नवाब मलिक के आरोपों को कोर्ट तक ले गए हैं। ड्रग्स से निजी आरोपों में बदल गई इस जंग पर अब कोर्ट में आर पार होगा। और आइए आपको जल्दी से आरोपों की पूरी लिस्ट दिखाते हैं। नवाब मलिक ने किस किस पर आरोप लगाए हैं लगभग पिछले 20 दिन के दरमियान। देखिए जरा, आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है, एक आदमी नहीं बहुत से चेहरे हैं। सबसे पहले नवाब मलिक ने आरोप लगाया समीर वानखेड़े पर कि समीर वानखेड़े ने सेलिब्रिटीज से उगाही की ड्रग्स के नाम पर। नवाब मलिक ने कहा समीर वानखेड़े मुसलमान है। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि फर्जी दस्तावेज से समीर वानखेड़े ने नौकरी पाई। ये पहला आरोप नहीं था, समीर वानखेड़े के पिता तक ये आरोपों की आंच गई। नवाब मलिक ने कहा इशारों में कि समीर वानखेड़े के पिता ने शादी के लिए धर्म बदला। उनका इल्जाम था दलित से मुसलमान बन गए समीर वानखेड़े के पिता। इतना ही नहीं, समीर वानखेड़े की बहन पर भी आरोप लगाए कि ड्रग पेडलर से संबंध है यास्मीन वानखेड़े के। एनसीबी के गवाह फ्लेचर की करीबी यास्मीन दुबई ट्रिप पर वानखेड़े के साथ थी। इतना ही नहीं, एक और आरोप उनकी पत्नी की बहन पर लगाया। ड्रग रैकेट केस में शामिल थी वानखेड़े की साली। पुणे में दरअसल इस मामले में केस लंबित है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया संरक्षण में ड्रग्स कारोबार चला रहे हैं, ड्रग्स कारोबारियों से संबंध है। और फडणवीस की पत्नी पर आरोप लगाए कि ड्रग पेडलर से रिश्ते हैं और ड्रग पेडलर ने उनकी फिल्म को फाइनेंस किया है। लेकिन इन आरोपों के बाद आपको बताऊं, जब आरोप खुद लगे समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी की बहन पर, तो समीर वानखेड़े की पत्नी निकलकर सामने आई। हमेशा की तरह समीर वानखेड़े की पत्नी ने फिर से जवाब दिया है नवाब मलिक के आरोपों पर, क्योंकि नवाब मलिक ने आज आरोप लगाए समीर वानखेड़े की साली पर, यानी समीर वानखेड़े की पत्नी की बहन पर। तो आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से ही समीर वानखेड़े और उनका परिवार निशाने पर है। समीर वानखेड़े की पत्नी, जाति और पिता से होते हुए अब समीर वानखेड़े की साली तक आरोपों का सिलसिला पहुंच चुका है। हर रोज की तरह आज फिर नवाब मलिक ने एक नया आरोप लगाया। यह आरोप समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर की बहन पर लगाया। निशाना साधा नवाब मलिक ने बाकायदा ट्वीट किया। देखिए जरा नवाब मलिक ने क्या लिखा है समीर वानखेड़े की साली के लिए। नवाब मलिक ने लिखा, समीर दाऊद वानखेड़े, क्या आपकी साली ड्रग व्यापार में शामिल हैं? सीधा सीधा आरोप समीर वानखेड़े की साली पर, और पूछा कि आपकी साली ड्रग व्यापार में शामिल है। तुम्हें जवाब जरूर देना चाहिए क्योंकि उसका केस पुणे हाईकोर्ट में लंबित है। यह नवाब मलिक ने सवाल पूछा। इस ट्वीट के साथ नवाब मलिक ने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए जो समीर वानखेड़े की पत्नी की बहन पर चल रहे मामलों से जुड़े हुए हैं। ये जो स्क्रीनशॉट शेयर किए, इसके मुताबिक वानखेड़े की साली हर्षदा के खिलाफ 14 जनवरी 2008 को पुणे में ड्रग ट्रैफिकिंग का केस दर्ज हुआ और इस केस में अगली सुनवाई 18 मार्च 2022 को होगी। तो नवाब मलिक के आरोपों के बाद समीर वानखेड़े की पत्नी हमेशा मोर्चा संभालती रही है। आज भी बहन पर आरोप लगे तो क्रांति ने फिर से मोर्चा संभाला, पीछे नहीं हटी। समीर वानखेड़े की पत्नी ने लिखा और बहन पर लगे इल्जामों पर साफगोई से अपनी बात रखी। वानखेड़े की पत्नी ने लिखा, मुझे पता है
नवाब के ट्वीट से कई सवाल होंगे। मेरी बहन इस मामले में पीड़ित थी, पीड़ित है, मामला विचाराधीन है, इसलिए टिप्पणी ठीक नहीं। मेरी बहन मलिक से कानूनी तरीके से निपटेगी। समीर का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जब मोर्चा पत्नी ने संभाला तो पति समीर वानखेड़े भी पीछे नहीं रहे। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े ने भी जवाब दिया। नवाब मलिक पर पलटवार करते हुए समीर वानखेड़े ने कहा, जब जनवरी 2008 में मामला हुआ तब मैं सेवा में नहीं था। यानी जब मेरी साली, जिस पर आरोप आप लगा रहे हैं, जब का वो मामला है तब मैं नौकरी में भी नहीं था। मैंने 2017 में क्रांति से शादी की है, फिर भी मैं इस मामले से कैसे जुड़ा हूं? सीधे समीर वानखेड़े ने ये सवाल पूछे हैं। और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे दिया सरप्राइज गिफ्ट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के घर सीधे पहुंच गए, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन था और ये आडवाणी जी के लिए एक तोहफे से कम नहीं था। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और कौन कौन पहुंचा लाल कृष्ण आडवाणी के घर। आडवाणी के घर पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। जी हां, बहुत से नेता मौजूद थे। वेंकैया नायडू के अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर थे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन नेताओं में शुमार जो वहां पहुंचे। इसके अलावा जेपी नड्डा भी पहुंचे लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए। आइए अब आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे, उनके जन्मदिन के मौके पर केक काटा और खिलाया भी। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें कुछ कहती हैं। हर तस्वीर में छिपा है एक एक सच। एक एक तस्वीर 100-100 शब्दों के बराबर। रिश्तों की गर्माहट, बड़े बुजुर्गों का सम्मान और पार्टी और देश के लिए आडवाणी जी का योगदान इन तस्वीरों से बखूबी समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तड़के लाल कृष्ण आडवाणी को उनके 94वें बर्थडे पर बधाई देने उनके घर पहुंचे। आडवाणी के घर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, हाथ जोड़े और फिर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उसके बाद आडवाणी उन्हें घर के अंदर ले गए, लेकिन जब बाहर निकले तब इन तस्वीरों ने सबका दिल जीत लिया। इन तस्वीरों से ऐसा लगा कि जैसे मोदी आज वो सारा कर्ज उतार देना चाहते हो जो आडवाणी से उन्होंने राजनीति के सफर में हासिल किए हैं। उन्होंने आडवाणी का हाथ ठीक वैसे ही पकड़ रखा था जैसे कभी आडवाणी ने उन्हें राजनीति में चलना सिखाया था। अब बारी थी केक काटने की, तो केक का इंतजाम भी आडवाणी की पसंद का था। चॉकलेट केक उन्हें बेहद पसंद है और उन्होंने चॉकलेट केक ही काटा, जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी उनकी मदद की। प्रधानमंत्री मोदी करीब आधे घंटे तक उनके साथ रहे और इस दौरान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। आडवाणी जी के जन्मदिन पर दिल जीत लेने वाली ये तस्वीर केवल इस साल नहीं आई है। पिछले साल भी पीएम मोदी उन्हें जन्मदिन की बधाई देने और उनका आशीर्वाद लेने उनके घर गए थे और तब इन तस्वीरों ने सबका दिल जीत लिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी। वो ट्वीट आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा, ये देखिए। प्रधानमंत्री ने लिखा, आदरणीय आडवाणी जी को जन्मदिन की बधाई। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्होंने लिखा, लोगों को सशक्त बनाने और हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने की दिशा में उनके कई प्रयासों के लिए राष्ट्र उनका ऋणी है। इसके अलावा एक और ट्वीट आपको दिखाता हूं प्रधानमंत्री के अलावा, क्योंकि आज लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई देने की बाढ़ सी आई थी। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, आडवाणी जी की गिनती उन सबसे सम्मानित नेताओं में होती है जिनकी विद्वता, दूरदर्शिता और बुद्धि को हर कोई स्वीकार करता है। उन्होंने लिखा, इसके अलावा खुद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। केजरीवाल ने क्या लिखा, देखिए जरा। अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी को
जन्मदिन की बधाई। वो आगे लिख रहे हैं, उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूं। यह है अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। लेकिन आइए, लालकृष्ण आडवाणी से प्रधानमंत्री पहली बार मिलने नहीं पहुंचे। प्रधानमंत्री हर बार जब प्रधानमंत्री बने तब से लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचते हैं उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए, क्योंकि बीजेपी के पितामह हैं लालकृष्ण आडवाणी। देश की सियासत में लालकृष्ण आडवाणी वो शख्सियत हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी, जिन्होंने बीजेपी को अर्श से फर्श पर पहुंचाया, जिसने हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीतने का काम किया। इसे इन तस्वीरों से आप बखूबी समझ सकते हैं। जब लालकृष्ण आडवाणी के बर्थडे के मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला सुबह सुबह उनके घर पहुंचा। जी हां, हाथों में गुलदस्ता लिए पीएम मोदी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आडवाणी जी ने पूरे परिवार के साथ खुद उनकी अगवानी की। मोदी ने एक शिष्य की तरह उनसे नजरें मिलाई, उन्हें गुलदस्ता सौंपा, उनका आशीर्वाद लिया। ऐसी तस्वीरें बार बार देखने को नहीं मिलती। आज की सियासत में ना तो आडवाणी जैसा बड़प्पन देखने को मिलता है, ना बड़े बुजुर्गों को मोदी जैसा सम्मान करने वाला। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी आडवाणी का हाथ थामे धीरे धीरे लॉन में पहुंचे। लॉन में चॉकलेट केक काटा गया और फिर आडवाणी समेत वहां मौजूद तमाम दिग्गजों ने उनसे बात की और उनकी सेहत का हाल जाना। दरअसल लालकृष्ण आडवाणी के प्रति यह सम्मान यूं ही नहीं है। आडवाणी को देश की सियासत का भीष्म पितामह कहा जाता है और जब बीजेपी 2 सीटों पर संघर्ष कर रही थी तब लालकृष्ण आडवाणी ने ही पार्टी को मुख्यधारा की सियासत में पहुंचाया और कांग्रेस के खिलाफ एक विकल्प के तौर पर खड़ा किया। आडवाणी 1986 में बीजेपी के अध्यक्ष बने। 1989 में उन्होंने रथ यात्रा निकाली जिसने बीजेपी को फर्श अर्श तक पहुंचाया, फर्श से। तब राम मंदिर के लिए सोमनाथ से अयोध्या की इस रथ यात्रा ने देश की फिजा बदल दी थी और मानो पूरा देश जैसे राम मंदिर के लिए मचल उठा था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी का जनाधार बढ़ता चला गया। नतीजा यह रहा कि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे। सरकार 13 दिन चली। 1998 में दूसरी बार वाजपेयी फिर पीएम बने। इस बार सरकार 13 महीने चली, लेकिन 1999 में तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आई। वाजपेयी फिर पीएम बने और इस बार सरकार पूरे 5 साल चली। आडवाणी देश के उप प्रधानमंत्री बने। हालांकि सरकार बीजेपी की थी लेकिन बहुमत बीजेपी का नहीं था। मिलीजुली सरकार थी जिसकी अगुवाई वाजपेयी कर रहे थे, लेकिन वाजपेयी की नेतृत्व क्षमता और आडवाणी की दूरदर्शिता का नतीजा रहा कि 2014 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। मोदी पीएम बने और जब मोदी एक बार काबिज हो गए तो फिर विपक्ष जैसे गायब हो गया। मोदी दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं। इसमें समय समय पर उन्हें आडवाणी का आशीर्वाद मिलता रहता है। रविवार को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए और पूरे 1 घंटे तक जुड़े भी रहे। तो ये आडवाणी और बीजेपी का रिश्ता है जो पार्टी के सभी नेताओं के साथ उनको जोड़ता भी है। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही।